हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैट क्यूरेटर। और आज की इस क्लास में हम लोग कैट 2018 के DILR के सेट को सॉल्व करना सीखेंगे, ठीक ना। तो आज से मैं डेली कैट जो प्रीवियस ईयर के पेपर आ चुके, मतलब कैट प्रीवियस ईयर जो कैट 18 हो गया, कैट 17, कैट 19 जिनके पेपर्स अवेलेबल हैं, ठीक है ना, उनका DILR सेक्शन का हर एक सेट डेली बेसिस पे आपको क्या करूंगा, उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो आज जो पहला सेट कैट क्यूरेटर की ग्रुप पे एक बच्ची ने पोस्ट किया था, उसको पहले मैं सॉल्व कराने जाऊंगा। तो मेरा रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग क्या करें कि जो सेट है इसको आप स्क्रीन पे आएगा अभी थोड़ी देर में, तो आप उसको पॉज करके एक बार देख लें। और जिन लोगों ने अभी इस सेट को सॉल्व नहीं किया है वो क्या करें, एक बार इस सेट को सॉल्व कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आप एक तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि 24 पीपल आर पार्ट ऑफ 3 कमिटीज विच आर टू लुक एट रिसर्च, टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पेक्टिवली। नो 2 कमिटीज हैव एनी मेंबर इन कॉमन, ठीक है। नो 2 कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज। ईच कमिटी हैज 3 टाइप्स ऑफ पीपल। पहला ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन with at least one from each of the 3 types in each committee. The following facts are also known about the committees. यानी अभी तक जो पहला पैरा पढ़ा इसमें बोला है कि 3 टाइप की कमेटी है। पहला क्या है, रिसर्च पे, दूसरा टीचिंग है और थर्ड एडमिनिस्ट्रेशन है। इसमें 3 टाइप के लोग, पहला ब्यूरोक्रेट्स, सेकेंड एजुकेशनलिस्ट और थर्ड पॉलिटिशियंस हैं। और हर एक टाइप की कमेटी में कम से कम एक मेंबर है और तीनों की साइज, मतलब तीनों में जो मेंबर हैं वो डिफरेंट है, ठीक है ना। और बोलता है एटलीस्ट वन फ्रॉम ईच ऑफ द 3 टाइप्स इन ईच कमेटी, मतलब कम से कम एक लोग हर कमेटी से उस ग्रुप में है, ठीक है ना। अब बोलता है दिन पहला पॉइंट, द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमिटीज आर इक्वल while the number of bureaucrats in research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee. Second point बोलता है the number of educationalists in the teaching committee is less than the number of educationalists in the research committee. The number of educationalists in the research committee is average of the number of educationalists in the other 2 committees. Last point बोलता है 60% of the politicians are in the administration committee and 20% are in the teaching committee. ठीक, इतनी इंफॉर्मेशन है। इसके बेसिस पे हमें 4 क्वेश्चन। पहला है which of the given information based on the given information which of the following statement must be false. Second है what is the number of bureaucrats in the administration committee. थर्ड है what is the number of educationalists in the research committee. और लास्ट है which of the following can not be determined uniquely based on the given information, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमसे बात किया 3 कमेटी की, जैसे मैंने बताया। पहला हमारा रिसर्च को अगर मैं R से इंडिकेट करता हूं, टीचिंग को मैं T से इंडिकेट करता हूं, थर्ड क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, इसको मैं A से इंडिकेट करता हूं। यानी ये रिसर्च कमेटी है RC, टीचिंग कमेटी TC, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी AC, ठीक है ना। अब देखो दूसरा जो है कि 3 टाइप के लोग हैं। अब मैं चाहूं तो एक टेबल पहले रिसर्च वालों की, मतलब जो कमिटीज का, इसका एक टेबल बनाऊं और दूसरा टेबल मैं किसका बनाऊं, ब्यूरोक्रेट्स का, मतलब जो टाइप्स ऑफ पीपल हैं, कोई ब्यूरोक्रेट्स है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एजुकेशनलिस्ट है, वो किस कमेटी में है। लेकिन जो बेस्ट मेथड होता है उसमें क्या होता है कि हम दोनों को एक साथ बनाते हैं, जैसे मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है ना। क्योंकि जो 3 टाइप के लोग हैं, जैसे हमारा हो गया ब्यूरोक्रेट्स, फिर पॉलिटिशियन और एजुकेशनलिस्ट, 3 लोग हैं, ठीक है ना। अब देखो जो ब्यूरोक्रेट्स है वो या तो रिसर्च कमेटी में होगा, या तो टीचिंग कमेटी में होगा, या तो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में होगा। सिमिलरली पॉलिटिशियन भी तीनों कमेटी में से एक होगा और एजुकेशनलिस्ट भी क्या होगा, तीनों कमेटी में से एक होगा। यहाँ पे क्या होगा, टोटल होगा, और यहाँ पे जो टोटल इंडिकेट करेगा वो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स को यहाँ पे इंडिकेट करेगा, और ये टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियन को, और ये टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट को। सिमिलरली एक टोटल यहां पे होगा जो किसको इंडिकेट करेगा, टोटल नंबर ऑफ, ये इंडिकेट करेगा हमारा टोटल नंबर ऑफ
रिसर्च कमेटी में कितने मेंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ टीचिंग कमेटी में कितने मेंबर है और ये एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कितने मेंबर है, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चन दिया है उसके बेसिस पे मैं इंफॉर्मेशन यहाँ पे गैदर करता जाऊंगा, फिर जो पॉइंट मिलेंगे उससे जो मैं रिलेशन स्टेब्लिश करके, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने दिया 24, फिर मैं क्या करूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसको टेबल के फॉर्म में पहले हम लोग इकट्ठा करते हैं। दिया है, देखो टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या है 24, तो यहाँ पे आ जाएगा 24। क्यों? क्योंकि दो रिसर्च कमेटी, टीचिंग कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी बोला है कि दो, हर कमेटी में कोई दो पीपल कॉमन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैं रिसर्च कमेटी में हूं तो मैं टीचिंग कमेटी में भी हो सकता हूं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या होगा 24। इसी तरीके से ब्यूरोक्रेट्स का, पॉलिटिशियन का और एजुकेशनिस्ट का, तीनों का जो सम आएगा वो भी क्या होगा हमारा 24 होगा। चलते हैं बात करते हैं, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च कमेटी, यानी ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च कमेटी यहां की बात करता है। एंड सॉरी, द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन रिसर्च एंड टीचिंग कमेटी आर इक्वल। मतलब अगर यहां पे x है तो यहां भी क्या होगा x होगा, क्योंकि इक्वल है दोनों में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee, यानी ये जो वैल्यू है इसका 75% है, ठीक है ना। तो मान लो यहाँ पे क्या था हमारा, कोई नंबर था k, तो क्या लिखा है, अगर मैं क्वेश्चन को पढ़ाऊं तो क्या होगा, x इज इक्वल टू 75% ऑफ k, यही होगा, ठीक है ना। 75% को हम लोग नंबर में करेंगे तो क्या आएगा 75/100 इंटू के, इसको काट दो, यानी हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3/4k, ठीक, मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा क्या आ जाएगा, सही है, बस यही होगा। अगर हम यहाँ से k की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 4/3x, ठीक है ना। तो यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 4/3x, जिसका 75% क्या होगा हमारा x हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये पार्ट हमारा खत्म हो गया, ठीक, इसको मैं रब कर देता हूं। पहला पॉइंट हमारा ओवर हो गया। अब इसी में आगे बोलता है, देखो हमारा हो गया द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द रिसर्च एंड टीचिंग कमेटीज आर इक्वल, तो हमने x और x मान लिया। आगे बोला while the number of bureaucrats in the research committee is 75% of the number of bureaucrats in the administration committee, यानी एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में जितना है इसका 75% इसमें है। तो हमने रिलेशन इस्टेब्लिश किया, तो ये क्या आ गया हमारा 4/3x, ठीक है ना। आप चाहो तो ऐसे भी ले सकते थे, इसको 4x लेते और ये दोनों क्या आ जाएंगे हमारे 3x, क्योंकि पूरे को क्या करो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x, ये भी हो जाएगा 3x। और यहां से आपको क्लियर है, क्योंकि 4 का जो 75% होता है वो क्या होता है 3 होता है, तो ये हमारा 3x और 4x, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट बोलता है द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट, यानी इसकी बात कर रहा है, ठीक है। द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द टीचिंग कमेटी इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी, यानी टीचिंग कमेटी में जो है वो इससे कम है। मान लो इसको A है और ये B है, तो क्या दिया है A इज लेस देन B, ठीक है ना, क्योंकि जो टीचिंग कमेटी में एजुकेशनलिस्ट हैं वो रिसर्च कमेटी से कम है, तो A इज लेस देन B आ गया। आगे क्या बोलता है, द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द टीचिंग कमेटी इज लेस देन द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी, हो गया हमारा। आगे बोलता है द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द अदर 2 कमेटी। तो देखो यहां पे जो होगा, इन दोनों पे जो होगा, इसका क्या है, एवरेज है, बोला है ना। देखो द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी इज द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द अदर 2 कमेटी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे B नहीं मानते, हम क्या करते हैं यहाँ पे B मानते हैं, और ये क्या हो जाएगा इन दोनों का एवरेज, यानी ये हो जाएगा हमारा A प्लस B/2, क्योंकि अगर मान लो टीचिंग कमेटी में A थे, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में B थे, तो इसका एवरेज क्या होगा A प्लस B/2। और यहां से हमें पता है कि A इज लेस देन A प्लस B/2। अब देखो एक चीज देखो, हमने ये तो पता कर लिया, लेकिन एवरेज थ्योरम से हमने पढ़ा है कि दो नंबर्स का एवरेज हमेशा दो नंबर के बीच रहता है, यानी जो एवरेज आता है हमेशा जो छोटा नंबर होता है उससे बड़ा होता है, और जो बड़ा नंबर होता है उससे छोटा होता है। अब चूंकि ये जो एवरेज आया है A से बड़ा है, इसका मतलब डिफिनेटली क्या होगा, ये B से छोटा होगा, ठीक है ना, तभी तो इन दोनों के बीच लाई करेगा, ठीक है ना। अब अगर ये B से भी बड़ा हो जाएगा तो कभी पॉसिबल ही नहीं होगा।
क्योंकि अगर 20 से बड़ा हो जाएगा, ए से बड़ा होगा तो इनका एवरेज रहेगा ही नहीं है, और 2 नंबर का एवरेज हमेशा इन 2 नंबर्स के बीच में रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से इक्वेशन आ गया, हमारा ये पता चल गया। आगे क्या बोलता है, लास्ट पॉइंट, 60% ऑफ द पॉलिटिशियंस आर इन एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, यानी जो टोटल पॉलिटिशियन है उसका 60% किसमें है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में है, ठीक है। तो मान लो टोटल पॉलिटिशियन सी है, तो क्या होगा यहाँ पे 0.6 सी, टोटल पॉलिटिशियन को मैंने सी माना तो ये 0.6 सी, क्यों, 60% क्या होगा इसका 0.6 हो जाएगा। एंड 20% आर इन द टीचिंग कमेटी, यानी 20% का मतलब क्या हो जाएगा 0.2 सी। अब देखो दिस प्लस सी मस्ट बी इक्वल टू सी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.2, क्योंकि देखो 60% प्लस 20% 80% होगा, तो जो बचेगा वो क्या होगा 20%, यानी ये क्या हो जाएगा सी, ठीक। अब एक काम, चूंकि ये जो टेबल में लिखा है इसके अलावा तो हमें कुछ दिया नहीं है, अब एक टेबल में जो भी इंफॉर्मेशन दिए सब इंटीजर होंगे, क्योंकि देखो बात करें हम नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स की या नंबर ऑफ पॉलिटिशियन की या तो नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट की, सब क्या है हमारे, ये सारे नंबर्स क्या है हमारे इंटीजर्स हैं, क्योंकि जो पर्सन होता है जैसे नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये सब क्या होता है कभी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, कभी आप ये तो नहीं बोलोगे ना कि 2/4 स्टूडेंट्स या 5/2 स्टूडेंट्स, ऐसा तो कभी होगा नहीं, यानी ये नंबर्स क्या होंगे इंटीजर्स होंगे हमेशा। अब देखो 0.2 सी है, इसको अगर मैं सबको 10 मतलब 5 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा सी, और ये भी क्या हो जाएगा 3c, क्योंकि डेसिमल को हमें क्या करना है इंटीजर बनाना है, तो सबसे पहले इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करूं मैं, मल्टीप्लाई करके मैं लिखता हूं, इसको ध्यान रखिएगा यहाँ पे 5, क्योंकि ये सब मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंटीजर है। अभी देखो जब मैं 0.2c लिखूंगा ना, तो मुझे c का ऐसी वैल्यू चूज करना पड़ेगा जिसके लिए इंटीजर हो, उसके लिए क्या होगा c 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो मैं लीस्ट इंटीजर मानने के लिए मैं क्या करता हूं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा c हो जाएगा, और ये भी क्या होगा हमारा c, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 0.6 इंटू 5 हो जाता है हमारा 3, तो हो जाएगा हमारा 3c, ठीक है ना। तो इसको मैं मिटा देता हूं। तो हमने माना कि जो टोटल नंबर ऑफ पॉलिटिशियंस है वो क्या है 5c है, 5c का मतलब c अब कोई भी इंटीग्रल वैल्यू ले सकती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। सिमिलरली ए भी हमारा इंटीजर है, ए भी इंटीजर, ए भी इंटीजर। अब देखो हमारा जो टेबल बना है इसमें ए नंबर सब इंटीजर्स हैं, ए इंटीजर हैं, तो यहां से हम देखेंगे तो c की मिनिमम वैल्यू क्या होगी 1 होगी, c की वैल्यू 1 होगी, तभी तो a 1 होगा, a भी 1 होगा, a 3 होगा। अब अगर c की वैल्यू तुम 1 से कम लेते हो, फ्रैक्शन में तो ले नहीं सकते, ठीक है ना, 1 से कम फ्रैक्शन नहीं होगा, लाइक 0 हो सकता है, 0 लोगे तब तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बोला है हर टाइप के मेंबर क्या है, हर एक कमेटी में कम से कम एक मेंबर है ही, तो c की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है 1। अब देखो इसको भी इंटीजर होना है, 3x इंटीजर कब होगा, जब x की वैल्यू इंटीजर होगी, जैसे x की वैल्यू 1 है तो ये 3 हो जाएगा, 2 है तो ये 6 हो जाएगा, और ये भी 6 होगा, और ये 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां से x की वैल्यू इंटीजर होगी, c की वैल्यू इंटीजर है, और a और b इंटीजर होने ही होने, साथ ही साथ a प्लस b बाई टू भी क्या है हमारा इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो अब अगर इसको मैं इंटीजर रखता हूं, ठीक है, तो इसका जो टोटल सम हो क्या आएगा हमारा 10x आएगा, यानी इसमें 10x लोग हैं और इसमें 5c। अब देखो जैसा कि मैंने बताया कि जो स्मॉलेस्ट इंटीजर हो सकता है x और c की वैल्यू, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो सकता है x इक्वल टू 1 हो सकता है, इसी तरीके से c की वैल्यू भी क्या हो सकती है 1 हो सकती है। अब देखते हैं अगर हमारा x की वैल्यू 1 है तो एक 10 होगा, c की वैल्यू 1 है तो ये क्या होगा 5 होगा, और उस केस में ये जो वैल्यू हमारा, क्योंकि सब पूरा 24 है, ये 10 है, ये 5 है, तो क्या हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कब होगा, जब x भी 1 होगा, c भी 1 होगा, और तब अब देखो अब क्या हम c की वैल्यू 2 ले लेते हैं, ठीक है, आप कहते हो तो मैं c की वैल्यू 2 ले लूंगा, तो जब मैं c की वैल्यू 2 लूंगा तो ये क्या हो जाएगा 10, यानी x की वैल्यू मैं 2 ले सकता हूं क्या, नहीं ले सकता। देखो अगर x की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो 10 इंटू 2 क्या हो जाएगा 20, यानी ब्यूरोक्रेट्स जो होगा वो 20 ब्यूरोक्रेट्स होंगे। अगर 20 ब्यूरोक्रेट्स होंगे तो कम से कम 5 पॉलिटिशियन तो चाहिए, और 20 प्लस 5 क्या हो जाएगा 25, और हमारा टोटल सम क्या है 24, पॉसिबल नहीं होगा, इसीलिए x की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी, और टोटल नंबर ऑफ जो हमारे पास ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या होंगे 10। समझ में आया,
x की वैल्यू 10 क्यों है, सॉरी x की वैल्यू 1 क्यों है, x की वैल्यू 1 होगी तभी टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स 10 होंगे, अदरवाइज x की कोई और वैल्यू मैं लेता हूं इंटीग्रल वैल्यू जैसे 2, जब x की वैल्यू में 2 लूंगा तो ये नंबर 20 हो जाएगा, उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो 24 को एक्सीड कर जाएगा, क्योंकि इसकी मिनिमम वैल्यू तो 5 होगी और 20 प्लस 5 25 हो जाएगा और 24 से ज्यादा है। यानी यहां से हमें पता चल गया कि जो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स हैं वो क्या होंगे, 10 होंगे। तो मैं इसको x को मिटा देता हूं, ठीक है ना, x को मिटा दिया तो टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स क्या हो गया 10। अब हमें फाइंड आउट करना है कि पॉलिटिशियन और एजुकेशनलिस्ट कितने हैं। अब मैंने बोला एक केस जब मैं c की वैल्यू 1 लूंगा, दूसरा केस c की वैल्यू 2 लूंगा। अब एक चीज देखो, ये चूंकि 3 नंबर का सम है और ये जो नंबर इनका एवरेज है, तो इसका टोटल सम मैं निकालता हूं। टोटल सम क्या होगा, टोटल सम होगा मेरा a प्लस बी बाई 2 प्लस ए प्लस बी। सिंप्लीफाई करो, एलसीएम क्या हो गया 2 हो गया और यहां पे क्या आएगा 2a, यानी a प्लस बी प्लस 2a प्लस 2b, यानी सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा हमारा 3a प्लस 3b अपॉन 2, मतलब 3/2a प्लस b, 3/2a प्लस b। इसका मतलब देखो, इसका मतलब ये जो नंबर है ना, इनका सम हमेशा 3 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि देखो 3 इंटू a प्लस b/2 लिखा है, तो ये नंबर देखो डिवीजन तो 2 से हो रहा है, यानी न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा 3 का मल्टीपल होगा। तब अगर मैं 5 की वैल्यू मतलब c की वैल्यू 1 लिया तो ये 5 होगा, ये 9 होगा, ये तो पॉसिबल वैल्यू है। मैं क्या करता हूं, c की वैल्यू 2 ले लेता हूं। जब मैं c की वैल्यू 2 लूंगा तो यानी एट c इक्वल टू 2, ये क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। एट c इक्वल टू 2, 5c इक्वल टू 10। अब जैसे ही 5c 10 होगा तो देखो 10 यहां पे 10 यहां पे बचे कितने 4, यानी ये हो जाएगा हमारा 4 कभी पॉसिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 क्या 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए केस पॉसिबल नहीं है। अब अगर मैं c की वैल्यू 3 लेता हूं तो जैसे ही मैं c की वैल्यू 3 लूंगा 5 3 जा 15 हो जाएगा और 15 प्लस 10 25, यानी टोटल नंबर क्या होगा 24 को एक्सीड कर जाएगा, यानी वो भी पॉसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब c की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 1, c की सिर्फ एक वैल्यू सेटिस्फाई करेगी और c की वैल्यू कौन सी होगी 1, और जब c इक्वल टू 1 होगा तो टोटल नंबर ऑफ पीपल इसमें 5 होंगे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा, everyone और ये 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 5c इक्वल टू 5 एट c इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखो हमारा पॉलिटिशियन जो रिसर्च कमेटी में है वो एक आ गया, मैं इसको 1 ही लिखता हूं, और टीचिंग कमेटी में भी कितने पॉलिटिशियन है, एक हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में कितने पॉलिटिशियन आ गए 3। अब हमारी जो बात चलती है बस इसमें पता है कि हमें क्या निकालना। अब देखो जब मैं बात करता हूं रिसर्च कमेटी में, रिसर्च कमेटी में क्या है a प्लस बी बाई 2, तो देखो ये जो टोटल नंबर आया हमारा 3/2 a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या आ गई 9, 3/2 a प्लस बी क्या आ गया हमारा 9। अब इसको 3 से काट दो तो क्या आ जाएगा 3, यानी a प्लस बी बाई 2 क्या आ गया हमारा, देखो ये 3 से कट गया तो a प्लस बी बाई 2 आया, वो 3 आ गया, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी हमारी 3, ठीक ना, क्योंकि इसका एवरेज है तो हमेशा 1/3 होगा और ये 3 आ जाएगा। कैसे, यहां से आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, हमारा 3/2 आया जिसका सम 9 था, 9 के इक्वल किया तो 3 से 9 कट गया, 3 आ गया, यानी a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 3। तो एजुकेशनलिस्ट जो है हमारे रिसर्च कमेटी में 3 आ गए। a और b की मैं यूनिक वैल्यू नहीं निकाल सकता, बस इतना बोल सकता हूं क्योंकि ये दोनों नंबर डिफरेंट हैं। अब हमें a बोला है, इसको मैं रब करता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, इसको मैं रब कर देता हूं। तो देखो हमसे a बोला है कि ये सारे नंबर्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सेम नहीं हो सकते, ठीक है ना। जैसे बोला है पहला पॉइंट देखो, नो 2 कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज, मतलब ये जो सम आएगा ना, जैसे यहाँ पे 3 + 1 + 3 क्या आएगा 7, तो यहाँ पे 7 नहीं हो सकता, ठीक है ना। और ये क्या हमारा 4 + a आ गया और ये 7 + b आ गया, तो b की मिनिमम वैल्यू 1 तो होनी है, क्योंकि अगर b 0 हो जाएगा तो ये 7 और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। लिखा है नो 2 कमिटीज आर ऑफ द सेम साइज, ईच कमिटी हैज 3 टाइप्स ऑफ पीपल, ब्यूरोक्रेट्स, एजुकेशनलिस्ट एंड पॉलिटिशियन, विद एटलीस्ट 1 फ्रॉम ईच ऑफ द 3 टाइप्स, यानी ये वैल्यू 0 भी नहीं हो सकती क्योंकि कम से कम एक बंदा तो होना चाहिए। तो देखो हमें क्या पता, ये 3 हो गया, तो यहां से हमें पता चला a + b = 6। अब a + b = 6 है, तो पॉसिबिलिटी क्या है, क्योंकि दिया है कि ये जो हमारा था a नंबर था, a इन दोनों से छोटा था, क्योंकि लिखा था ना हमने कि a इज लेस देन a + b/2, तो a जो होगा हमेशा 3 से छोटा होगा, तो a की पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है,
ए हमारा हो सकता है 1 या 2 हो सकता है, क्योंकि 0 हो नहीं सकता। तो जब ए 1 और 2 होगा तो रिस्पेक्टिवली बी क्या हो जाएगा 5 और 4। क्यों? क्योंकि जब ए की वैल्यू 1 होगी तो a प्लस बी इक्वल टू 6, यहां से b की वैल्यू आ जाएगी 5, और जब a इक्वल टू 2 होगा तो 2 प्लस बी इक्वल टू 6 और b इक्वल टू 4 आ गया। समझ में आया? ठीक है ना? तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या करना है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन बोलता है बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स। मैं पढ़ता हूं। पहला लिखा है द साइज ऑफ द रिसर्च कमेटी इज लेस देन द साइज ऑफ द टीचिंग कमेटी। यानी ये बोलता है कि ये जो नंबर है रिसर्च कमेटी में कितने लोग हैं 7, यह बोलता है टीचिंग कमेटी जो टोटल लोग हैं इससे छोटा है। एक बात तो ए की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 2, तो 4 प्लस 2 क्या होगा 6। क्या 6 7 से बड़ा है? नहीं, 6 तो हमेशा 7 से छोटा होगा। और जब ए की वैल्यू 1 होगी तो 4 प्लस 1 5 होगा, तब भी 5 भी होगा, 7 से छोटा होगा। इसका मतलब ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जो रिसर्च कमेटी का साइज है वो टीचिंग कमेटी से छोटा हो। यानी जो पहला स्टेटमेंट हमारा ये फॉल्स है। अब पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी आपका आंसर मिल गया। आप चाहो तो बाकी स्टेटमेंट मत देखो और चाहो तो देख सकते हो। हम लोग एक बार पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी लिखा है इन द टीचिंग कमेटी द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉलिटिशियन। यानी टीचिंग कमेटी में बोलता है जो एजुकेशनलिस्ट हैं पॉलिटिशियन के इक्वल हैं। देखो अगर ए 1 है, ए 1 होगा तब इक्वल होगा, लेकिन ए 1 है ए 2 होगा तब इक्वल नहीं होगा। और हमें पता नहीं कि 1 है या 2 है, यानी हम श्योर नहीं है, तो इसका मतलब हम यह नहीं कह सकते कि ये दोनों इक्वल है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो यानी इस स्टेटमेंट के बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता। नेक्स्ट क्या बोलता है द साइज ऑफ द रिसर्च कमेटी इज लेस देन द साइज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। ये बोलता है कि इसकी जो साइज है रिसर्च कमेटी की वो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी से छोटी है। अब देखो अभी मैंने बताया कि बी 0 हो नहीं सकता। अगर बी 0 नहीं होगा तो 7 प्लस समथिंग एटलीस्ट 1 तो होगा ना, या 5 और 4 हो रहा है। तो अब बी जब 5 होगा तो ये 12 हो जाएगा, बी जब 4 होगा तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। दोनों केसेस में ये नंबर हमेशा 7 से क्या होगा ज्यादा ही होगा। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट सही है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी का साइज है वो रिसर्च कमेटी से बड़ा है। लास्ट बोलता है इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट। ब्यूरोक्रेट्स कितना है एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में 4, एजुकेशनलिस्ट कितना है 4 या 5, श्योर नहीं हूं मैं, मतलब इक्वल भी हो सकता है कम भी हो सकता है, तो इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। हो गया मेरे ख्याल से। तो पहला स्टेटमेंट डायरेक्टली फॉल्स था, बाकी के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, जिसमें एक सही था और बाकी 2 कंफ्यूजिंग थे, लाइक जिसके बारे में हम कुछ श्योर नहीं कह सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोलता है व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी। एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी में ब्यूरोक्रेट्स कितने हैं? देखो ब्यूरोक्रेट्स यहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी यहाँ पे, तो ब्यूरोक्रेट्स कितने दिख रहे हैं 4। यानी जो 26 क्वेश्चन था व्हाट इज द नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, इसका आंसर क्या जाएगा 4। नेक्स्ट व्हाट इज द नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी। तो देखो एजुकेशनलिस्ट कहां पे आ गए, ए आ गया, रिसर्च कमेटी यहां पे है, कितने हैं 3। तो हमसे पूछा नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द रिसर्च कमेटी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 3। लास्ट which of the following cannot be determined uniquely based on the given information। तो आपको पता है क्या ए और बी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट की जा सकती है, और जहां पे ए और बी है और उसकी वैल्यू हम यूनिकली नहीं निकाल सकते। ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। लिखा है द साइज ऑफ द टीचिंग कमेटी। टीचिंग कमेटी की साइज निकाल सकते हैं क्या? नहीं, यानी ये हमारा आंसर हो गया। बाकी ऑप्शन देखते हैं। द साइज ऑफ द रिसर्च कमेटी, रिसर्च कमेटी की साइज कितनी है 7, पता है हमें। द टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द 3 कमेटी, टोटल नंबर ऑफ एजुकेशनलिस्ट इन द 3 कमेटी कितना है 9, निकाला जा सकता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स इन द 3 कमेटी, वो भी निकाला गया है 10। तो सिर्फ और सिर्फ द साइज ऑफ टीचिंग कमेटी जो ऑप्शन में, मतलब 4 ऑप्शन है उसमें साइज ऑफ टीचिंग कमेटी लोग नहीं निकाल सकते हैं, बाकी तीनों चीज क्या करते हैं हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका मतलब जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूनिकली बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन। तो साइज ऑफ टीचिंग कमेटी हम लोग यूनिकली डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, या 5 हो सकता है या तो 6 हो सकता है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से DILR स्लॉट को हमने एक सेट देखा, मेरे ख्याल से आप लोग को समझ में आया होगा। इसमें मेन बात एक ही थी, जब भी आप टेबल बनाओगे तो यहाँ पे एक साइड में ब्यूरोक्रेट्स, मतलब जो टाइप्स ऑफ पीपल हैं, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन और एजुकेशनिस्ट को रखोगे, और दूसरे साइड में आप लोग क्या रखोगे रिसर्च कमेटी,
टीचिंग कमेटी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी, इसमें जो नंबर ऑफ पीपल है। और यहाँ पे टोटल लिखना जरूरी था, जिसके बेसिस पे हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि किसी कमेटी में कितने लोग हैं। ध्यान रखने वाली बात ये थी कि ये जो नंबर ऑफ पीपल हैं डिफरेंट कमेटी में या डिफरेंट टाइप्स के, जैसे ब्यूरोक्रेट्स हो गए रिसर्च कमेटी में, वो क्या होने चाहिए, हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। इस बात का अगर आप ध्यान रखें तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था और कैट में बड़े आराम से हो जाता। ठीक है ना। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कोई दूसरा सेट सॉल्व करेंगे, और इस तरीके से मैं अब डेली के बेसिस पे एटलीस्ट एक DILR का सेट आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा, जो कि प्रीवियस ईयर कैट के पेपर से होगा। ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय।